नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जाप जानकारी एंड एजुकेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संप्रभुता के बारे में। तो जो है बीए, एमए और आज जो नहीं है एनईपी 2020 के अंतर्गत जो नए सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसको बीएससी भी बोला गया है और जी। तो इसमें क्या है, जो बीए को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट वाले भी पढ़ सकते हैं, बीए बीएससी वाले, बीकॉम, बीसीए वाले। इनमें भी जो है यह जी के रूप में जैसे राजनीति विज्ञान पढ़ सकते हैं या फिर बीएससी के रूप में भी कोई संवैधानिक मूल्य करके एक टॉपिक है, एक कोर्स है। तो ये को पढ़ेंगे तो बीए वाले भी पढ़ रहे हैं, बीएससी वाले भी पढ़ रहे हैं, बीकॉम वाले, बीसीए। तो ये सबके लिए बीए जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को जो है इसमें वीडियो में देखेंगे। और ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो संप्रभुता के अंतर्गत हम प्रस्तावना, संप्रभुता का अर्थ, परिभाषा, संप्रभुता का विकास, पहलू, प्रकार, विशेषता, अधिवास और संप्रभुता का सिद्धांत, ये जो 9 जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम जो है देखेंगे। तो ये जो है एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसको 2 या 3 वीडियो हो सकता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर नोट्स बनाना चाहें तो जैसे इसको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो उसको आप नोट्स जो है इसको लिखते जाएं। और एक बार अंत में जो है इसको स्क्रॉल भी करते जाएंगे इस तरह से नीचे, ताकि आपको जो है कहीं पर भी नोट्स लिखते हुए छूट गया है या फिर लग रहा है कि इसको फिर से कुछ समझना है या फिर देखना है, तो आप जो है उसको देख सकते हैं। तो नोट्स बनाना है तो बिल्कुल लिखें इसको अच्छे से। और ये जो इतने सारा टॉपिक है अर्थात संप्रभुता का लगभग सभी जो टॉपिक जो है उसको इसमें हम देखेंगे। तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए एक और वीडियो लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर भी कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियो इसमें मैं डालता हूँ इस अपने चैनल में, तो आप तक पहुँच जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रस्तावना, उसको पहले देखते हैं, उसके बाद क्रम से हम 1 2 3 इस तरह क्रम में हम बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से प्रस्तावना देख सकते हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि राज्य लोगों को शांति और सजीवन प्रदान करते हैं। तो क्या मानते हैं कि जो राज्य होता है वो लोगों को शांति व सजीवन प्रदान करे, जिससे लोग सुख व समृद्धि प्राप्त कर सकें। इसके लिए जो है प्रत्येक राज्य का अपना एक संविधान होता है, जिसमें नागरिक के अधिकारों के साथ साथ राज्य के कर्तव्य का उल्लेख होता है। तो जो हमारे जो अधिकार हैं, जो जैसे हमारे भारत में, ठीक, भारत में जो जितने भी लोग हैं उस सब का अधिकार के साथ साथ जो कर्तव्य है वो किसमें है, अपना जो है संविधान ने हमें दिया है, या संविधान में उसका उल्लेख है, जिसका सम्मान किया जाना सरकार के लिए आवश्यक। तो जो संविधान है उसका भी सम्मान, उसका सम्मान सरकार भी करता है, उसके लिए भी आवश्यक है। यदि राज्य के प्राधिकारी नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो नागरिक अपने सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेता है और न्यायालय अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ज्ञात है कि हमारा मौलिक अधिकार है, जिसके कारण सरकार हमारे हित में कार्य करने के लिए बाध्य है। प्रश्न यह उठता है कि राज्य किस प्राधिकार से ऐसा करता है। ठीक, तो मान लो अगर कोई अधिकारी या हम पे जो है अतिक्रमण करते हैं, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए हम न्यायालय की शरण लेते हैं। न्यायालय हमारे अधिकार की रक्षा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार है, जिसके कारण हम जो जो सरकार है, हमारे जो सरकार है वो हमारे हित में कार्य करने के लिए बाध्य हैं। प्रश्न यह उठता है कि राज्य किस प्राधिकार से ऐसा करता है। तो यहाँ प्रश्न यह है कि जो राज्य हमारे हित में कार्य करता है वो आखिर ऐसी क्या शक्ति है, क्या है उसके पास जो हमारे लिए वो काम करता है। वहाँ शक्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका आधार क्या है। यह वर्तमान विवादित सामाजिक समस्या का समाधान कैसे करता है। अर्थात जो राज्य है, जो वर्तमान जो समाज है या फिर एक देश भारत की बात करें, तो इसमें जो अलग अलग लोगों के पास जो भी समस्या है उसका समाधान कैसा करता है। क्या ये सारी शक्तियाँ राज्य के पास होनी चाहिए। तो क्या जो समस्या है उसका समाधान करने की जितनी भी शक्ति है या राज्य के पास होनी चाहिए। इन सभी समस्याओं, प्रश्नों का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार न कर लिया जाए। राज्य के ही सर्वोच्च शक्ति ही आधुनिक युग में संप्रभुता का नाम से संबोधित की जाती है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो राज्य के पास जो शक्ति होती है जिससे वो हमारे हित में कार्य करे, हमारी रक्षा करे, ठीक, तो जो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है उसी को आधुनिक युग में संप्रभुता का नाम दिया गया है। संप्रभुता के कारण ही राज्य कानून का निर्माण व पालन, उनका पालन करवाता है। ठीक, तो जो राज्य के पास शक्ति होती है, सर्वोच्च शक्ति जिसको संप्रभुता बोलते हैं, तो उसी संप्रभुता के कारण ही जो राज्य होता है वो कानून बनाता है और उस कानून को पालन करने के लिए बाध्य करता है या पालन करवाता है। अगर कोई कानून का पालन भी नहीं करता, तो जो राज्य है या वो शक्ति के द्वारा जो है हमें, या जो भी नहीं पालन नहीं करता उसको दंडित करता है। तो संप्रभुता की वो शक्ति है। ठीक, तो संप्रभुता क्या है, संप्रभुता वो शक्ति है जिसके कारण जो है कानून बनता है, कानून पालन करवाता है।
संप्रभुता वह शक्ति है जो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक, तो साथ ही साथ संप्रभुता ही है जो राज्य के अस्तित्व को बनाए रहता है। अगर मान लो एक बार के लिए सोचें, अगर राज्य के पास वो शक्ति नहीं होगा, वो सर्वोच्च शक्ति नहीं होगा, तो जो लोग हैं या समुदाय हैं सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। ठीक, तो उस राज्य का कोई महत्व नहीं होगा, अर्थात कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो संप्रभुता ही है जो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखती है। तो इस तरह से संप्रभुता है। आधुनिक युग में राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं। जो आधुनिक युग है या आजकल बोल सकते हैं कि राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जिसमें जो है पहला है निश्चित भूभाग। तो जो राज्य होते हैं उसका एक निश्चित भूभाग होता है, उसमें जो है जनसंख्या होती है, उसके अंतर्गत जो है सरकार भी होती है और उसमें जो है संप्रभुता भी होती है। ठीक, तो जो जैसे जैसे राज्य है तो उसमें एक भूभाग रहेगा। जैसे अगर भारत को हम देखें तो भारत का एक बहुत बड़ी भूभाग है, उसमें जनसंख्या भी है, उसमें सरकार भी है और उसमें संप्रभुता भी है। इन सब में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे राज्य शक्ति का प्राण या आत्मा कहा जाता है। तो ये जो 4 आवश्यक तत्व हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, तो इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है संप्रभुता, जिसके राज्य शक्ति का प्राण या आत्मा कहा जाता है। तो इसको 1 नंबर में पूछ सकता है कि राज्य शक्ति का प्राण या आत्मा किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा संप्रभुता। ठीक, और 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि राज्य आधुनिक युग में राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन है। तो निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार या संप्रभुता। तो इस तरह से इसको भी अच्छे से समझना है ताकि किसी प्रकार क्वेश्चन आए 1-2 नंबर इसके अंदर से तो भी आपसे बने। तो अगर संप्रभुता को हम समझें, ये सबको समझने के पश्चात तो ये बोल सकते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। ठीक, किसी भौगोलिक क्षेत्र या जन समूह पर सत्ता या प्रभुत्व, ठीक, तो सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता कहा जाता है। यहाँ पर जो है राज्य शब्द का उल्लेख हुआ है कई बार, इस जो भी जितने भी हमने देखे अभी तक। तो यहाँ पर राज्य से आशय क्या है? राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। तो यहाँ से ठीक है, राज्य क्या है? तो राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हो। तो यहाँ पर राज्य से आशय स्टेट वाला राज्य नहीं है। ठीक है, जैसे स्टेट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक, ये वाला जो है राज्य नहीं है यहाँ पर। तो राज्य क्या है? संगठित इकाई जो एक शासन के अधीन है। जैसे यहाँ भारत हम देख सकते हैं, भारत और अलग अलग राज्य जो है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सब जो है एक अलग राज्य इसको माना जा सकता है, क्योंकि इसमें एक शासन चलता है। भारत भर में एक शासन चलता है, तो ये भारत भर, पूरा भारत जो है एक संगठित इकाई है जहाँ पर एक शासन चलता है। तो यहाँ से ऐसे हुई है। तो ये हुआ राज्य की प्रस्तावना, संप्रभुता की प्रस्तावना। और संप्रभुता का अर्थ अगला जो है, संप्रभुता आंग्ल भाषा के सॉवरेनिटी शब्द का हिंदी अनुवाद, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता आंग्ल भाषा के सॉवरेनिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसकी उत्पत्ति, अर्थात इसकी जो सॉवरेनिटी शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर, ठीक, तो लैटिन भाषा के एक सुपर और दूसरा जो है एनस, सुपर और एनस से हुआ है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, तो संप्रभुता का अर्थ क्या हो गया? सर्वोच्च शक्ति, क्योंकि संप्रभुता इंग्लिश भाषा या आंग्ल भाषा के सॉवरेनिटी से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ है सुपर और एनस, और इसका अगर हिंदी में मतलब समझे तो सर्वोच्च शक्ति है। तो इस तरह संप्रभुता का अर्थ है हो गया सर्वोच्च शक्ति। इस प्रकार समाज के सर्वोच्च शक्ति को ही संप्रभुता कहा जाता है, अर्थात वह शक्ति जिसके ऊपर कोई अन्य सत्ता ना हो। ठीक, तो वह सत्ता जिसके ऊपर कोई अन्य सत्ता ना हो उसको बोलते हैं संप्रभुता। तो यह हुआ संप्रभुता का अर्थ। उसके बाद अगला जो है संप्रभुता की परिभाषा की हम बात करें तो ग्रोसियस के अनुसार पहला परिभाषा है, संप्रभुता उस व्यक्ति की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते। ठीक, तो संप्रभुता क्या है इसके अनुसार कि संप्रभुता उस व्यक्ति की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। ठीक है, तो क्या शक्ति? राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते। ठीक, तो जो सर्वोच्च है यह व्यक्ति है, संप्रभुता उस व्यक्ति की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य, ठीक, तो कौन क्या कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते। ठीक, तो जो संप्रभुता है वो किसी दूसरे पर या दूसरे के कार्य पर अधीन नहीं होते और जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अर्थात उसकी जो इच्छा है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसको दंडित भी किया जा सकता है। दूसरा जो परिभाषा ब्रगेस के अनुसार, संप्रभुता सभी व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर मौलिक, निरंकुश तथा असीमित शक्ति है। ठीक, तो संप्रभुता के इसके अनुसार संप्रभुता सभी व्यक्ति तथा संस्थाओं पर, ठीक, कि जो राज्य है उसके अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं या संस्था है उन पर मौलिक, निरंकुश तथा असीमित, ठीक, मौलिक अर्थात मूल्य, निरंकुश अर्थात जिस पर अंकुश न लगाया जाए, असीमित अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो, तो वो जो शक्ति है। ठीक, तो संप्रभुता के बारे में ब्रगेस के अनुसार एक बार फिर समझते हैं कि संप्रभुता जो है सभी व्यक्ति और संस्थाओं पर
मौलिक अर्थात मूल और जिस पर अंकुश न लगाया जाए और जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसी एक शक्ति है ब्रगेस के अनुसार। दूसरा, ब्लैक स्टोन के अनुसार संप्रभुता वह सर्वोच्च अनिवार्य व अनियंत्रित सत्ता है जिसमें सर्वोच्च विधित शक्ति होती है। ठीक, अर्थात विधित अर्थात कानूनी शक्ति। उसके बाद चौथा है विलोबी। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। विलोबी ने क्या बोला है कि संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। और पांचवा है लास्की के अनुसार संप्रभुता कानूनी तौर पर व्यक्तियों तथा समूह पर सर्वोच्च होती है। ठीक, तो किस तौर पर? कानूनी तौर पर संप्रभुता जो है कानूनी तौर पर व्यक्तियों तथा समूह पर सर्वोच्च होती है और उसके पास सर्वोच्च बाध्यकारी शक्ति होती है। ये जो है संप्रभुता के अलग अलग 5 परिभाषा। उसके पश्चात जो है संप्रभुता का विकास को देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है, प्राचीन काल के विद्वान संप्रभुता के विचार से पूर्ण परिचित नहीं थे, फिर भी राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के द्वारा अपने पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के लिए सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता महसूस की गई। तो यहाँ से आप एक नंबर में यहाँ से आप देख सकते हैं राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। ठीक, एक नंबर में पूछ सकता है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु। और ये अरस्तु के जो बुक है पुस्तक पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स बुक किसने लिखा है, पॉलिटिक्स बुक किसकी है, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है, तो अरस्तु। तो राज्य के लिए सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता महसूस की गई थी। रोमन विचारकों ने भी अपने विचार में एक सर्वोच्च सत्ता का उल्लेख किया है जिसे समा पोटेस्टास अर्थात सर्वोच्च शक्ति कहा जा सकता है, यह कहा जाता है। गैटिल के शब्दों में रोमन वकीलों ने राज्य की शक्ति का पूर्णता को व्यक्त किया था। गैटिल ने कहा कि जो रोमन के वकील हैं उन्हें राज्य की जो शक्ति है उसको उसकी पूर्णता राज्य की शक्ति की पूर्णता को व्यक्त किया था उस समय अर्थात प्राचीन काल में। उसके पश्चात जो है मध्य युग, तो मध्य युग जिसे कई बार अंधेरा युग भी कहा जा सकता है, में संप्रभुता का विचार शिथिल पड़ गया था। प्राचीन काल में कुछ था जो संप्रभुता, उसके बाद जब मध्य युग आया तो वहाँ पर जो है शिथिल पड़ गया अर्थात कमजोर पड़ गया। अर्थात कहा जा सकता है कि इस युग में संप्रभुता संबंधी रोमन साम्राज्य की उपलब्धि धूल दूषित हो गई अर्थात खत्म हो गई, कम हो गई। फिगिस ने लिखा है कि राज्य में संप्रभुता नाम की कोई वस्तु मध्य युग में नहीं थी। फिगिस ने क्या लिखा है कि जो संप्रभुता है वो मध्य युग में नहीं था। मध्य युग में संप्रभुता के विकास में कई कठिनाई थी। जो मध्य युग में संप्रभुता के विकास में बहुत सारे कठिनाई थी। इस युग को धर्म युग की संज्ञा दी जाती है। तो मध्य युग को कौन सी युग की? धर्म युग। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मध्य युग को धर्म युग की भी संज्ञा दी जाती है जिसमें संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था धर्म का प्रभाव स्वीकार कर लिया था। उसके बाद जो है अगला है आधुनिक युग। तो संप्रभुता की आधुनिक संकल्पना सर्वप्रथम जीन बोर्डिन की पुस्तक 6 बुक अंडर रिपब्लिक में देखने को मिलती है। ठीक, तो जीन बोर्डिन की जो पुस्तक 6 बुक ऑन द रिपब्लिक, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ सकता है। जीन बोधा या जीन बोर्डिन की पुस्तक का क्या नाम है, तो 6 बुक ऑन द रिपब्लिक, या फिर इस बुक के राइटर कौन है, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसे व्यक्त करते हुए उसने लिखा कि संप्रभुता नागरिक व प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, तो संप्रभुता क्या है कि जो नागरिक है किसी राज्य के या इकाई क्षेत्र के नागरिक या प्रजाजन है उनके ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। अर्थात जो संप्रभुता होता है उस पर कानून का बंधन नहीं होता बल्कि वही कानून का निर्माण करता है और पालन करवाता है। इस प्रकार जीन बोर्डिन को आधुनिक संप्रभुता के जनक कहा जाता है। ठीक है, जीन बोर्डिन को आधुनिक संप्रभुता के जनक कहा जाता है। संप्रभुता का स्पष्ट तर्क संगत और वैज्ञानिक विश्लेषण करने का श्रेय इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक थॉमस को दिया जाता है। उसके अनुसार संप्रभुता सामाजिक संविदा का सृजन है। तो थॉमस के अनुसार क्या है? संप्रभुता सामाजिक संविदा का सृजन है जिसके माध्यम से लोगों ने अपने समस्त उस व्यक्ति या सभा को सौंप दिया जिससे लोगों के द्वारा अपने जीवन रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। उसके पश्चात जो है अगला हाब्स के बाद लॉक। ठीक, थॉमस हाब्स के बाद लॉक ने इंग्लैंड के 1688 की गर्वपूर्ण क्रांति को उचित ठहराने के लिए संवैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, तो किसने? लॉक ने 1688 की गर्वपूर्ण क्रांति को उचित ठहराने के लिए कौन से संप्रभुता? संवैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा राज्य और राजा के संप्रभुता को अमान्य करार दिया। उसके पश्चात जीन जैक्स रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन कर इसे आधुनिक प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान किया। ठीक, तो लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीन जैक्स रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन कर इसे आधुनिक प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान। तो जो संप्रभुता है उसको उसमें जो लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? जीन जैक्स रूसो ने प्रदान किया और आधुनिक प्रजातांत्रिक स्वरूप इसको प्रदान किया। उसने हाब्स तथा लॉक के विचारों में सुंदर समन्वय स्थापित करते हुए एक तरफ संप्रभुता को निरंकुश, अविभाज्य, अपरित्याज्य बताया। किसने? जीन जैक्स रूसो ने। तो जीन जैक्स रूसो ने हाब्स तथा लॉक के विचार को लेकर उसमें जो समन्वय स्थापित करते हुए संप्रभुता को निरंकुश अर्थात जिस पर अंकुश न लगाया जाए, अविभाज्य अर्थात जिसको विभाजित न किया जाए, अपरित्याज्य मतलब जिसका त्यागा न जाए,
बताया, तो दूसरी ओर लोग हितकारी स्वरूप प्रदान करते हुए जनता में निहित करार दिया। तो उन्होंने जो संप्रभुता को बताया कि ये निरंकुश है, अविभाज्य है, अप्रत्यय है, साथ ही साथ लोग हित स्वरूप प्रदान करते हुए जनता में निहित, अर्थात जनता में होते, इस तरह से बात कही। उसके पश्चात रूसो के बाद जो है बेंथम ने संप्रभुता का उल्लेख कानून वाली सर्वोच्च सत्ता के रूप में किया और बताया कानून का स्रोत प्राकृतिक नियम नहीं बल्कि संप्रभुता है। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में संप्रभुता को बलशाली समर्थक मिले। ठीक, तो 18वीं और 19वीं जो शताब्दी है उसमें संप्रभुता को बलशाली समर्थक मिले। इनमें आदर्शवादी हीगल, ग्रीन और बेसांके का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हीगल ने राज्य को विश्वात्मा का स्वरूप माना। ठीक, तो हीगल ने क्या माना? राज्य को विश्वात्मा का स्वरूप माना। हीगल का कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक, तो जो राज्य है वो पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर का अवतरण है। उन्होंने व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दिया। ठीक, किसने किया है? हीगल ने। हीगल ने क्या कहा कि जो राज्य होता है वो ईश्वर है, ईश्वर के अवतार है। पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कौन सा है? राज्य है, और व्यक्ति को पूर्णतः राज्य के अधीन कर दिया। अर्थात जो जैसे 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 ईश्वर है तो उसके जो भक्त होते हैं, हम जैसे लोग हैं, उसके क्या है? अधीन होते हैं उस ईश्वर के। तो उसी प्रकार जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर है और व्यक्ति जो है उसके पूरी रूप से अधीन होते हैं। ऑस्टिन ने अपने पुस्तक लेक्चरस ऑन जूरिस्प्रूडेंस 1832 में संप्रभुता को आधुनिक गुण से संपूर्ण किया। ठीक, तो ऑस्टिन ने कौन सी पुस्तक? अपने जो पुस्तक है लेक्चरस ऑन जूरिस्प्रूडेंस, इसमें 1832 में संप्रभुता को आधुनिक गुण से संपन्न किया, अर्थात आधुनिक रूप प्रदान किया और संप्रभुता संबंधित सिद्धांत भी दिए, जिसे संप्रभुता का अद्वैतवादी एकल या कानूनी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, कौन सी बुक? इसको आप याद रखना। ऑस्टिन के विचारों ने संप्रभुता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया। तो जो ऑस्टिन है उसका जो विचार है संप्रभुता संबंधी, उसने उस संप्रभुता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया, क्योंकि उन्हें संप्रभुता को निरपेक्ष, असीमित और अखंड माना। तो इस तरह से जो है संप्रभुता का विकास हुआ। ऑस्टिन का जो पुस्तक है लेक्चरस ऑन जूरिस्प्रूडेंस, इसको अगर हिंदी कहें तो हिंदी में विधान शास्त्र पर व्याख्यान, तो उसका जो बुक है विधान शास्त्र पर व्याख्यान, जो कि 1832 में संप्रभुता का आधुनिक गुण से संपन्न किया थे और सिद्धांत दिया था इससे संबंधित। तो हुआ संप्रभुता का विकास। उसके पश्चात जो है संप्रभुता के पहलू, अगला जो टॉपिक है, मतलब अगला जो है इसी में, इसके अंतर्गत अगला जो पढ़ेंगे पॉइंट संप्रभुता के पहलू। तो संप्रभुता के दो पहलू माना गया है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। तो पहला जो है आंतरिक संप्रभुता क्या है? तो आंतरिक संप्रभुता का आशय है कि राज्य अपनी सीमाओं के भीतर व्यक्तियों, समुदाय, संस्थाओं, वर्गों, दलों आदि से श्रेष्ठ है। तो आंतरिक संप्रदाय क्या है? कि जो राज्य है तो उस राज्य के अंदर या राज्य की सीमा के भीतर में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी समुदाय हैं या कोई संस्था है, वर्ग है, दल है, ये सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात इन्हें राज्य के कानून और आदेश के अधीन कार्य करने पड़ते हैं। तो इनको, ये सबको व्यक्ति, समुदाय, संस्था, वर्ग और जो दल हैं, इनको राज्य के जो कानून है या आदेश, इसके अनुसार जो है इसके अधीन में रहकर कार्य करने पड़ते हैं। राज्य के आज्ञा का उल्लंघन करने पर सत्ता के द्वारा दंड भी दिया जा सकता है। तो अगर ये सब हैं, अगर राज्य के जो कानून है या कोई आज्ञा उसका उल्लंघन करता है तो जो सत्ता है उसमें या कोई जो सरकार होती है उस राज्य में, उसके द्वारा उसे दंड भी दिया जाता है। लास्की ने आंतरिक संप्रभुता की व्याख्या करते हुए कहा कि राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी मनुष्यों तथा समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है। तो लास्की ने क्या कहा है कि जो राज्य है अपने क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी मनुष्य है, समुदाय, सबको आज्ञा प्रदान करता है और स्वयं उनमें से किसी की भी आज्ञा नहीं मानती। तो कि जो राज्य है अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति है, समुदाय, उसको तो आज्ञा प्रदान करता है, लेकिन उसका जो आज्ञा होता है वो नहीं मानता, उसको नहीं मानता। उसकी इच्छा पर किसी प्रकार का कानूनी बंधन नहीं है। तो जो राज्य है उसमें जो है उस पर, या राज्य की जो इच्छा है उस पर कोई भी प्रकार का कानून बंधन नहीं है। किसी भी समय केवल अपनी इच्छा के अभिव्यक्ति मात्र से ही वह सब अधिकार मिल जाता है जिसे वह करना चाहता है। तो ये आंतरिक संप्रभुता हुआ। उसके बाद बाह्य संप्रभुता की हम बात करें तो बाह्य संप्रभुता का आशय है कि राष्ट्रमंडलों के बीच प्रत्येक राज्य सर्वोच्च होता है। अर्थात जैसे अलग अलग राष्ट्रमंडल है, जैसे अभी बताया भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये अलग अलग जैसे राष्ट्र हैं, तो ये सब हर एक राज्य अपने में सर्वोच्च होता है। ऐसे नहीं कि वो राज्य बड़ा है और राज्य छोटा है, ऐसे नहीं। प्रत्येक राज्य सर्वोच्च होता है और प्रत्येक राज्य अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों राज्य के संबंध रखने के लिए स्वतंत्र होता है और हर एक राज्य किसी भी राज्य के साथ अच्छे तालमेल रख सकता है, अच्छा संबंध रखता है। इसके लिए कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता। कोई अन्य राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी राज्य श्रेष्ठ होने का दावा नहीं करता। कोई राज्य नहीं कर सकता मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ या इस राज्य से श्रेष्ठ हूँ। ठीक, तो ये हुआ इसका बाह्य संप्रभुता। उसके पश्चात संप्रभुता के विविध रूप या प्रकार, हम अगला जो पॉइंट है उसको देखें तो संप्रभुता के प्रकार, तो इसका बहुत से अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता।
तो नाम मात्र की संप्रभुता का मतलब कोई व्यक्ति केवल नाम मात्र की संप्रभु या सर्वोच्च हो, लेकिन वास्तव में उसके पास कोई शक्ति न हो। वास्तविक संप्रभुता का मतलब कोई व्यक्ति या समूह वास्तविक तौर पर राज्य की संप्रभु शक्ति का इस्तेमाल करता हो। ठीक, तो नाम मात्र की संप्रभुता हम अपने आसपास से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे कोई गांव में क्या होता है कि कोई महिला सीट है सरपंच पद के लिए, तो होता क्या है कि वो महिला के नाम से भी सरपंच जो है उड़ जाते हैं, सरपंच जीत जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक काम और जो सरपंच का जो वास्तविक काम उस महिला नहीं करता, बल्कि उसके पति करते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, समझ लें कि जो नाम मात्र की संप्रभुता या नाम मात्र की जो सरपंच है वो क्या है, वो महिला है। लेकिन जबकि वास्तविक उसका काम कौन कर रहा है, उसका पति कर रहा है, वो महिला नहीं कर रहा है। ठीक, वो सिर्फ बोलते भी है ना, अरे वो महिला जो है या सरपंच जो है नाम मात्र की, सारा काम तो उसके पति कर रहे हैं। तो इस तरह से संप्रभु को भी हम समझ सकते हैं, संप्रभुता को भी समझ सकते हैं कि कोई जो व्यक्ति है केवल नाम मात्रा की होती है, लेकिन वो बाकी जो काम है वो नहीं करती है। इसका उदाहरण भी हम समझ सकते हैं। पहला उदाहरण, इंग्लैंड में राजा या रानी, तो आज भी वहाँ राजा रानी वाला चलता है। तो इंग्लैंड में राजा या रानी नाम मात्र के मुख्य होते हैं। वहाँ जो रानी होती है, राजा होती है, वो उसको मुखिया बोला जाता है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्रा की होती है, उन्हें कोई वास्तविक शक्ति नहीं मिलती। तो उसको जैसे पहले राजा महाराजा वाला जो था, उस समय राजा के पास शक्ति होती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं, तो वो सिर्फ नाम मात्रा की मुखिया है। वो सब जो, बल्कि सारी शक्ति, वहाँ की जो सारी शक्ति जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, वहाँ का जो मंत्रिमंडल है या वहाँ संसद है, सबके द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है या उसके पास होता है। ठीक, तो ये क्या है, इंग्लैंड की जो राजा या रानी है नाम मात्र के संप्रभु है, वास्तविक कौन है, वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद। दूसरा, यहाँ भारतीय संविधान में भी देखने को मिलती है कि जहाँ सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को देता है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन इन सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, उनके मंत्रिमंडल भी करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति नाम मात्र का संप्रभु है, जबकि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल वास्तविक संप्रभुता है। तो इस तरह से इसको हम पहला जो टाइप है नाम मात्र के संप्रभु वास्तविक संप्रभु को समझ सकते हैं। उसके बाद जो है अगला इसका प्रकार जो है विधिक या कानून व राजनीतिक संप्रभु। तो विधिक संप्रभुता एक संवैधानिक संकल्पना है जिसका आशय कि वैधानिक संप्रभु कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। अर्थात विधिक अर्थात इसको कानून भी संप्रभुता भी बोलते हैं। तो इस कानून संप्रभुता का आशय कि जो संप्रभु या वैधानिक संप्रभु उसको कानून बनाने की, अर्थात कानून बनाने की जो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है वो कानूनी शक्ति इसको बोल सकते हैं। अर्थात राज्य के अंतर्गत कानून का निर्माण करने या उसका पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिस सत्ता के पास होती है उसको बोलते हैं कानून संप्रभुता। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उसके आदेश ही कानून है, अर्थात राज्य के सभी कानून उसी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार कानून का निर्माण करने वाले सत्ता ही कानूनी या विधिक संप्रभु कहलाता है। ठीक है, और विधि संप्रभु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटिश संसद है, जो किसी भी विषय पर कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, तो इसको अभी हमने देखा कि जो ब्रिटिश संसद है वो कानून बनाने का अधिकार रखता है या फिर कानून बनाता है, उसको हम बोलते हैं कानून या विधिक संप्रभु बोल सकते हैं। दूसरा उदाहरण भारतीय संसद भी है। ठीक है, तो भारतीय संसद भी है जिन्हें संविधान ने कानून बनाने का अधिकार दिया है। तो जो भारत की जो संसद है वो भी कानून बनाते हैं, तो उनको भी कानूनी संप्रभु या विधिक संप्रभु कहा जा सकता है, क्योंकि संविधान ने उनको कानून बनाने का अधिकार दिया है। इस प्रकार विधिक संप्रभु की शक्ति निरपेक्ष, असीमित तथा अप्रतिबंधित होती है। राजनीतिक संप्रभु से आगे की अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। ठीक, यहाँ पर कानूनी संप्रभु समझ गए। अब दूसरा इसी में है राजनीतिक संप्रभु। तो राजनीतिक शक्ति संप्रभु क्या है कि अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है और वहाँ अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ठीक, जैसे भारत है, भारत में क्या होता है, चुनाव होता है हर 5 साल। तो जो शक्ति है वो जनता के हाथ में होती है। जो जिस भी सरकार को वहाँ राज्य में लाना चाहे वो अपने हाथ का प्रयोग करके, अर्थात जिसको भी वोट देकर वो ला सकता है। तो उसकी अंतिम शक्ति किस में हो रही है, जनता के हाथ में, जिसे सरकार का निर्माण, तो प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जिसे सरकार का निर्माण होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि चुनाव ही वो श्रेष्ठ तरीका जिसमें राजनीतिक संप्रभु की इच्छा व्यक्त होती है। था राजनीतिक संप्रभु क्या है कि अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, जनता प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और सरकार का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हुआ विधि और राजनीतिक संप्रभु। विधि तथा कानून बनाने वाली जो सत्ता है या सत्ता, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो कानून का निर्माण करता है, जो पालन कराता है, वो शक्ति कानूनी संप्रभु है, और राजनीतिक संप्रभु जनता के हाथ में होती है, वो प्रतिनिधि का चुनाव करती है और सरकार का निर्माण करती है। उसके पश्चात अगला अर्थात थर्ड जो टाइप है या प्रकार है विदिता और वैध और वस्तुतः संप्रभुता। सामान्य रूप से विदिता और वस्तुतः संप्रभुता एक ही होती है, क्योंकि प्राय सत्ता प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह कानून द्वारा मान्य प्राप्त या स्थापित होता है। इन दोनों के मध्य अंतर आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो विदिता या वैध बोलते हैं और वस्तुतः संप्रभुता दोनों एक ही होती है, क्योंकि जो सत्ता प्राप्त होते हैं या सत्ता प्राप्त व्यक्ति हैं, समूह हैं, कानून द्वारा ही मान्य होते हैं। इन दोनों के मध्य अंतर कब होता है, आपातकालीन स्थिति में उत्पन्न होता है।
विधितः संप्रभु हुआ होता है जो राज्य के संविधान, सुस्थापित कानून या परंपराओं के अनुरूप पद पर आसीन होता है, इसलिए उसके पास आदेश देने तथा उसका पालन करने का वैध अधिकार होता है। ठीक, तो विदिता संप्रभु क्या होता है कि राज्य के संविधान, सुस्थापित कानून या परंपरा के अनुरूप जो है पद पर आसीन होता है और वह आदेश दे सकता है, उसका पालन करने के लिए बोल सकता है, पालन करवाता है। जबकि वस्तुतः संप्रभु वह होता है राज्य के सर्वोच्च पद पर गैर कानूनी अथवा असंवैधानिक ढंग से आसीन हो जाता है, तत्पश्चात अपनी इच्छा को बलपूर्वक राज्य के सभी लोगों पर लागू करने लगता है। अर्थात विधिता कानून क्या है कि जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे चुनाव होता है, तो चुनाव होने के बाद जो है संविधान के अनुरूप, संविधान के जो कानून है, संविधान द्वारा स्थापित कानून है, परंपरा के हिसाब से सरकार बन जाता है, तो ये क्या हुआ, विधिता कानून या वैध हो गए, वैध संप्रभुता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई दूसरा उस राज्य के कोई ऐसे कोई आदमी या फिर व्यक्तियों का समूह जो सरकार बैठा है उसको गैर कानूनी ढंग से उसके साथ युद्ध करके, लड़ाई झगड़ा करके या फिर किसी तरह से उस पद को छीन ले, अर्थात जबरदस्ती उस पद पर या वहाँ का मंत्री बन जाए जबरदस्ती, तो ऐसे को बोलेंगे वस्तुतः संप्रभु। और वो इच्छापूर्वक अपनी इच्छा को बलपूर्वक राज्य के सभी लोगों पर लागू करने लगता है। ठीक, अब क्या जबरदस्ती सरकार पद पर आसीन हो गए हैं, तो अपना भी जो बल है वो या जो भी चाहता है वही राज्य के सभी लोगों पर जबरदस्ती वो थोपना चाहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है विद्युत संप्रभु का आधार कानून होता है, जबकि वस्तुतः संप्रभुता का आधार शक्ति होती है। ठीक, तो विदिता संप्रभुता क्या है, कानून होता है, इसका आधार क्या है, कानून के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन वस्तुतः संप्रभुता किसके आधार से, अपने शक्ति का प्रयोग करके बना हुआ है। वह अपने शक्ति के बल पर जनता से अपनी अधिक आज्ञाओं का पालन करवाता है। ठीक, तो गैर कानूनी ढंग से बना है या कोई जबरदस्ती बना है तो अपना शक्ति का बल प्रयोग करता है, जनता से अपना जो आज्ञा है उसको जबरदस्ती पालन करवाता है, भले उसे शासन करने या आज्ञा पालन करने के कानूनी अधिकार नहीं है। ठीक, तो उसको शासन करने वो अब गैर कानूनी तरह से नियम के हिसाब से बना नहीं है, बल्कि वो तो जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके बना है, तो आज्ञा पालन कराने का या शासन करने का उसको उसके पास कानूनी का अधिकार नहीं है। फिर भी वो अपना जो शक्ति है उसका प्रयोग करके जनता से जबरदस्ती आज्ञा का पालन करवाती है, तो ये हुआ वस्तुतः संप्रभुता। तो समझ में आ गए होगा दोनों। इतिहास में से कई उदाहरण देखने को मिलता है जहां कानूनी संप्रभु को अपदस्थ कर कोई व्यक्ति या समुदाय सत्ता हत्या लेता है। तो इतिहास में से बहुत से उदाहरण हैं जहां कानूनी संप्रभु को अपदस्थ कर कोई व्यक्ति या समुदाय सत्ता हत्या लेता है। ठीक, तो जैसे अभी बताया कि जी चुनाव हुआ है, फिर कोई सरकार बना है, तो कोई दूसरा व्यक्ति या समूह आएगा, उसको जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा मारपीट करके उस पद को हथिया लेगा। इसका उदाहरण बहुत से हैं, जैसे रूस में बोल्शेविकों द्वारा जार को अपदस्थ कर लेनिन के नेतृत्व में सत्ता पर नियंत्रण कर लिया गया। ठीक, कहाँ हुआ ऐसे उदाहरण, रूस में बोल्शेविकों द्वारा जार को अपदस्थ कर, ठीक, तो पहले जार जो कि कानूनी हिसाब से सरकार था उसको अपदस्थ कर लेनिन के नेतृत्व में सत्ता पर नियंत्रण किया गया। तो इसको अपदस्थ यानी जो पद में था उसको हटाकर इसके लेनिन के नेतृत्व में सत्ता पर नियंत्रण कर लिए गए। इस तरह विदित संप्रभु जार थे, जबकि वस्तुतः संप्रभु लेनिन के हाथों में आ गए। ठीक, तो कानून के हिसाब से कौन थे, जार थे, लेकिन वस्तुतः संप्रभु कौन हो गए, लेनिन हो गए। लेकिन यह संप्रभुता जब दीर्घकाल तक बनी रह जाती है तो धीरे धीरे वह जन सहमति प्राप्त कर वैधानिक बन जाती है। लेकिन अब होता क्या है, कोई जो संप्रभु वस्तुतः संप्रभु बहुत लंबे समय तक रहता है, तो सब अब बहुत दिनों तक रहना है भाई उसको, तो सब लोग उसके जो है बात को मानने लगते हैं, सब लोगों में उनके प्रति अब विश्वास धीरे धीरे होने लगता है। जब ज़्यादा समय तक रहेगा कब लोग सोचेंगे कि भाई यहीं तो रहना है, तो इसका बात को अब हम माने, अब इसकी बातों पे हम सहमति प्रदान प्राप्त करने, तो इस तरह से जो है बाद में वो वैधानिक अर्थात कानूनी बन जाता है। क्योंकि कोई भी संप्रभु केवल शक्ति के आधार पर अधिक दिनों तक बना अस्तित्व बनाए रखने में सफल नहीं हो सकते। अर्थात शक्ति के आधार पर ज़्यादा दिन तक वो राज्य नहीं कर सकता, राज्य पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। ठीक, इसलिए जो है जब ज़्यादा दिन तक वहाँ बना रहता है तो धीरे धीरे लोगों की सहमति प्राप्त कर लेता है और वो वस्तुतः संप्रभुता से, ठीक, वस्तुतः संप्रभुता से वैधिता या वैध संप्रभुता बन जाता है। उसके पश्चात जो है अगला है लौकिक संप्रभुता या जन संप्रभुता। लौकिक संप्रभुता का आशय है कि शासन की अंतिम और सर्वशक्ति का स्रोत या स्वामिनी जनता ही है। आधुनिक लोकतंत्र की धारणा लोकप्रिय, इसको लोकप्रिय भी बोलते हैं ना, लोकप्रिय संप्रभुता। तो आधुनिक लोकतंत्र की धारणा लोकप्रिय या लौकिक संप्रभुता पर ही आधारित है। तो अर्थात जो आधुनिक लोग हमारे अभी के युग में जो जैसे भारत के उदाहरण लेते हैं, तो भारत में लोकतंत्र की धारणा किसके लोकप्रिय है, यह लौकिक संप्रभुता पर आधारित है। अर्थात वहाँ के जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार है, इसकी फैसला किसके हाथों में होती, जनता के हाथों में होती। तो आधुनिक युग में लौकिक संप्रभुता को स्थापित करने का श्रेय संविदावादी विचारक जीन जैक्स रूसो को दिया जाता है। ठीक, तो आधुनिक युग में लौकिक संप्रभुता को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, संविदावादी विचारक जीन जैक्स रूसी। तो ये इंपॉर्टेंट एक नंबर में आ सकता है,
लौकिक संप्रभुता को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो संविधावादी विचारक जीन जैक्स रूसो। तो इस तरह से एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, या 1 नंबर का प्रश्न आपको आ सकता है, लौकिक संप्रभुता को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फिर से बता रहा हूँ, जीन जैक्स रूसो। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान देना। जिन्होंने सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन कर इसका प्रबल पक्ष पोषण किया। लोकप्रिय संप्रभुता लोकमत की शक्ति में सार्थक होती है। तो जो लोकप्रिय लौकिक संप्रभुता या जन संप्रभुता किसमें होती? लोकमत, अर्थात लोगों की जो मत है, लोगों की विचार है, उसमें सार्थक होती है या उसमें निहित होती है। क्योंकि शासक वर्ग को निश्चित अंतराल के बाद फिर से सर्वसाधारण का विश्वास प्राप्त करने के लिए चुनाव का सामना करना पड़ता है। ठीक, तो जैसे कोई सरकार है, जैसे हमारे यहाँ 5 साल कोई सरकार चलाएगा, तो 5 साल निश्चित अंतराल अर्थात 5 साल का, हमारे भारत की बात करें, निश्चित अंतराल 5 साल के बाद फिर से लोगों का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है। अर्थात लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए चुनाव होता है, चुनाव का सामना करना पड़ता है। अर्थात लोकमत की अपेक्षा नहीं कर सकता। ठीक, अगर कोई सरकार है लोग पर ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, तो लोग उनसे नाराज हो जाएंगे, फिर अगला जब चुनाव हो तो उसको उसके विरुद्ध काम करेंगे या फिर उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए जो है लोकमत की जो अपेक्षा नहीं कर सकता। लोकप्रिय संप्रभुता की मूल मान्यता यहाँ है, मान्यता यहाँ पर, ठीक है, मूल मान्यता यह है कि शासक वर्ग के द्वारा शासन कार्य सदैव जनहित के को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक, तो लोकप्रिय संप्रभुता का मेन क्या है कि जो शासक है या जो सरकार है, वो कोई भी काम करता है तो कोशिश करता है कि जो जनहित में हो, अर्थात लोगों के हित में काम हो। क्योंकि अगर लोगों के हित में काम नहीं होगा तो आने वाला 5 साल में उसको हरा देंगे। ठीक, क्योंकि उसका अस्तित्व तभी तक बना रहेगा जब तक उसे जन सामान्य के बहुमत का समर्थन हासिल होगा। ठीक, तो जैसे ही बोला, डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार लोकप्रिय संप्रभुता का अपना कुछ विशेष गुण होता है, जिसका उल्लेख निम्न रूपों में किया जाता है। शासक वर्ग के हित करने वाला नहीं, बल्कि अनिवार्य रूप से जनता के हितों की साधना करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो शासन कैसा होना चाहिए? शासक वर्ग हित करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के हितों की साधना करने वाला होना चाहिए। किसके अनुसार? डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार लोकप्रिय लौकिक संप्रभुता का एक गुण बता रहे हैं कि ये सब होनी चाहिए। दूसरा, यदि शासक जानबूझकर जनता की इच्छाओं का दमन करते तो उन्हें जन क्रांति की संभावना प्रबल हो जाती है। अगर लोगों पर कोई जनता की जो इच्छा है उसको दमन करता है तो जन क्रांति होगा। अगला जो है, जनमत की अभिव्यक्ति सरल वैधानिक साधनों के माध्यम से होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला है, जनमत की अभिव्यक्ति सरल वैधानिक साधनों के माध्यम से होनी चाहिए। ठीक, तो जनमत की जो अभिव्यक्ति कैसी हो? सरल वैधानिक अर्थात कानूनी तरीके से होनी चाहिए। सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाए रखने हेतु समय अनुसार चुनाव, स्थानीय स्वायत्त शासन, लोक निर्णय आदि की सुव्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। उसके पश्चात शासन के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुरूप किया जाए, स्वैच्छिक ढंग से नहीं। तो जो शासन है वो अपनी शक्ति का जो प्रयोग है और संविधान द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है, वो अधिकार दिया गया, उसके रूप में या उसके अनुरूप करें, उससे उसके अंदर में करना है। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से या स्वेच्छाचारी ढंग से या अपने हिसाब से जैसे मन कर रहा है वैसे काम करे, ऐसे नहीं करना है। तो ये जो है लोकप्रिय संविधा का जो है विशेष गुण है, जो कि डॉक्टर आशीर्वादम ने इसको बताया था। तो इस तरह से जो है ये हुआ संप्रभुता का प्रकार। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा अगर सबको पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या देखा? प्रस्तावना, जो कि अगर नोट्स बना रहे होंगे तो अगर छूटा होगा तो यहाँ से देख सकते हैं एक बार फिर से। प्रस्तावना ये है। उसके बाद हमने संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता की परिभाषा और संप्रभुता का विकास, और अगला जो है संप्रभुता के पहलू, इसको भी देखे हैं। और अगला जो है संप्रभुता की प्रकार, जो कि 4 महत्वपूर्ण प्रकार, नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता, यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा, विधिक या कानून व राजनीतिक संप्रभुता। उसके बाद वैध और वस्तुतः संप्रभुता। और तीसरा जो लौकिक या लोकप्रिय या जन संप्रभुता। तो इस तरह से ये सब है। और उसके जो है लोकप्रिय संप्रभुता के सब जो है उसका क्वालिटी या गुण। तो इस तरह से जो है ये हुआ संप्रभुता कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संप्रभुता की विशेषता, अधिवास और सिद्धांत। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।